सारिया बेगम और आसिम साहब शहरयार के साथ से किसी दोस्त के यहाँ फंक्शन पर गए हुए थे। रात 11 बजे वो वापस लौटे तो घर में एक तूफान मचा हुआ था। यहाँ नेहा कक्कर का गाना साकी साकी फुल स्पीकर पर चल रहा था, जिस पर वो दोनों झूम रहे थे। बाजिल तो बाकायदा उठकर ठुमके लगा अपने शराबी होने का सबूत दे रहा था। सारे लाउंज में चिप्स के पैकेट और पॉपकॉर्न के डब्बे बिखरे पड़े थे। पानी की बोतलें बगैर ढक्कन के पड़ी इधर उधर धक्के खा रही थी, जिनसे पानी बह बह कर लाउंज में फैल चुका था। टेबल ऊंधा पड़ा था, कुशन सारे लाउंज बिखरे पड़े थे। वन सीटर सोफा उल्टा पड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे जलजला आया हो और सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया हो। सारिया बेगम चकरा कर रह गईं। आगे बढ़कर गाना बंद किया तो दोनों को होश आया। लाउंज की अबतर हालत देखकर दोनों की आंखें भी फैली थीं। रासिम साहब तो कमरे में चले गए थे। जानते थे अब लंबी बहस होगी और हमेशा की तरह जीत इनकी औलाद की ही होगी, तो इसलिए तुम दोनों हमारे साथ नहीं गए थे। सारिया बेगम ने बाजिल को कान से पकड़ते हुए कहा। मामा छोड़े ना, ये सब हमने नहीं किया। हम लोग तो पार्टी कर रहे थे। पता नहीं ये सब अब कैसे सब कुछ फैल गया। सच्ची बई, बाजिल ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा। हाँ, मैं जानती हूँ तुम लोगों की कहाँ गलती होती है। गलती तो हमसे हुई जो तुम जैसी औलाद पैदा की है। और तुम जरा इधर आओ, कितनी मासूम बन के खड़ी हो। सारिया बेगम ने पहले बाजिल और फिर इमसाल को घूरा, जो जल्दी से शहरयार के पीछे जा चुकी थी। यहाँ आओ, ये सब साफ कौन करेगा। चलो शाबाश, शुरू हो जाओ दोनों। 10 मिनट में मुझे पूरा लाउंज पहले की तरह वाली हालत में चाहिए। सारिया बेगम ने सख्ती से कहा। भाई, इसने रोनी चोर बनाई तो शहरयार तड़प ही तो उठा था। मामा छोड़े ना, रहने दें। शहरयार ने इसे अपने साथ लगाया। क्या मतलब रहने दूं, ये सब फैलावा कौन समेटेगा। अब की बार उन्होंने शहरयार को घर का था। इसके इस तरह तड़प उठने पर सारिया बेगम को बेख्तियार जी चाहा कि इसे भी एक रख कर लगाएं। मैं कर देता हूँ ना। चलो बच्चे, तुम लोग कमरे में जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह यूनी भी तो जाना है। सो जाओ जाके। चलो शाबाश। शहरयार उन्हें कमरों में भेजता आगे बढ़कर चीजें समेटने लगा तो सारिया बेगम बेबसी से देख कर रह गई। वो दोनों तो फौरन खिसक गए थे। छोड़ो, तुम सुबह में देख लूंगी। वो जानती थी सारा दिन का थका हुआ होने के बावजूद वो सब समेट कर ही सोने के लिए जाएगा। पक्का ना, शहरयार ने पूछा तो उन्होंने सर हिला दिया। अच्छा मामा, गुस्सा मत किया करे, बच्चे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। अभी तो उनकी इंजॉय करने के दिन है। मैं जानती हूँ शहरी बाजी की तो चलो खैर है, लेकिन इमसाल लड़की ज़ात है, कल को अगले घर भी जाएगी। मुझे इसकी फिक्र रहती है। सारिया बेगम ने संजीदगी से कहा। अरे मॉम, टेंशन ना लें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अब आप जाके सो जाएं। गुड नाइट। इनकी पेशानी चूमते हुए वो कमरे में चला गया तो वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इमसाल, बाजिल, उठ जाओ, लेट हो रही हो। नाश्ता नहीं करना है क्या? फिर शोर मचा दोगे। सारिया बेगम ने टेबल पे नाश्ता लगाते हुए दोनों को आवाज़ दी। तौबा है इन दोनों की नींद, मुर्दों से भी शर्त लगा कर सोते हैं। हराम है जो ये दोनों एक आवाज़ पर उठ जाएं। उन्होंने बर्तन टेबल पर पटकते हुए कहा। क्या हो गया आपको? उठ जाएंगे, गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? बैठे, मैं लेकर आता हूँ। रासिम साहब ने उठते हुए कहा तो वो सर झटक कर रह गईं। बाजिल बेटा उठ जाओ, यूनी नहीं जाना क्या? बाजिल के रूम में दाखिल होकर जमीन पर पड़े हुए कुशन उठाकर सोफे पर रखते हुए इसको आवाज़ दी। चलो शाबाश, उठो, 10 मिनट में नाश्ते पे मिलो। कहते हुए वो इमसाल की जानिब बढ़े। जी बाबा, उठ गया। बाजिल ने कंबल फेंकते हुए बेड से छलांग लगाई। इमसाल, गुड़िया उठो, देर हो रही है, बाबा सोने देना। इमसाल ने करवट बदली। गुड़िया उठ जाओ, अगर आपकी मामा आ गई ना तो आपके साथ साथ मेरी भी क्लास लगेगी। क्या है यार बाबा, एक तो आपकी बीवी ना जरा भी सुकून नहीं लेने देती। इसने उठकर बाल समेटते हुए कहा। जले, रासिम साहब ने मसनूई गुस्से से कहा। ओके ओके, हाथ उठा के कहती वॉशरूम की तरफ बढ़ी। जल्दी आओ, हम नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं, कहते हुए बाहर निकल गए। बीबी जान, अब आपकी तबीयत कैसी है? आसिम शाह ने नाश्ता करते हुए बीबी जान से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, अब ठीक हूँ, बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लो हो गया था। तुम फिक्र मत किया करो। जब फजूल और उल्टा सीधा सोचेंगी तो ऐसा ही होगा। कितनी बार कहा है, लेकिन आपको कुछ समझ ही नहीं आती। मुस्तफ़ा शाह ने सर्द लहजे में कहा। क्यों ना सोचो इसके बारे में, मेरे वजूद का हिस्सा है, बेटा है वो मेरा, पता नहीं कैसा है, किस हाल में है। अपने शौहर मुस्तफ़ा शाह की तरफ देखते हुए दुख भरे लहजे में कहा और अपनी छड़ी उठाकर कुर्सी से उठ गई। पीछे सब एक दूसरे से नजर चुरा कर रह गए। आराम से खाओ इमसाल, कभी कोई इंसानों वाला काम भी कर लिया करो। सारिया बेगम ने जल्दी जल्दी खाती इमसाल को टोका। क्या है मामा, आपकी मेरी कोई बात अच्छी भी लगती भी है या नहीं? इमसाल रूहान सी हुई। हाँ तो तुम कोई अच्छी बात हो तो मुझे अच्छी लगे ना। उन्होंने सर झटका। बाबा, बाबा आप कुछ देख रहे हैं ना, आपकी ये वाली बीवी ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप मेरे लिए नई माँ का बंदोबस्त करें। इसने शरारत से बाप को देखा जो चाय पीते हुए मुस्कुरा रहे थे। ट्विनी बिल्कुल सही कह रही है। क्यों भाई? बाज़र ने जूस पीते शहरयार को भी घसीटा। ना भाई, मुझे तो तुम लोग माफ़ ही रखो। शहरयार ने हाथ खड़े किए। शर्म तो नहीं आती बाप की दूसरी शादी की बात करते हुए? और आप भी कितने मजे से बैठे इनकी बकवास सुन रहे हैं। सारिया बेगम ने इन दोनों के साथ साथ रासिम साहब को भी गड़का।
क्योंकि वो जानती थी इनकी औलाद इनके हाथ आने वाली शय नहीं है। चलो भाई शाबाश, चुपचाप नाश्ता करो, रासिम साहब ने मसनूई गुस्से से दिखाया। तुम दोनों ने आज जॉगिंग मिस की है, सुबह टाइम से उठ जाना वरना सजा जानते हो ना, शहरियार ने संजीदगी से कहा। जी भाई, दोनों ने शराफत से यकज़बान होकर कहा, क्योंकि पिछली बार भी जॉगिंग मिस करने की वजह से सज़ा के तौर पर एक हफ्ता लोकल बसों में जो धक्के खाए थे, इन दोनों को वो अच्छे से याद थे। दोनों की हर शरारत, हर फरमाइश शहरयार सर आंखों पर रखता था, लेकिन कुछ मामलात में बकौल इमसाल के वो हिटलर का न्यू वर्जन बन जाता था, जिसका इजहार वक्तन फ़वक्तन वो इसके मुंह पर भी करती रहती थी। ठीक है, फिर शाम में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, कहते हुए रासिम साहब कॉलेज और शहरयार ऑफिस के लिए निकल गए। ओके मामा, अल्लाह हाफिज़, माँ की गाल चूमते हुए वो दोनों भी निकल गए। यूनिवर्सिटी दुनिया की वाहिद जगह है जहाँ आके मैं खुद को आज़ाद फील करता हूँ। इमसाल गाड़ी पार करके आई तो बाजिल ने कहा। इमसाल ने भी सर हिला दिया। अंदाज ऐसा था जैसे तवील नज़रबंदी काट के आ रहे हों। यूनिवर्सिटी में दाखिल होते ही कई सताइशी नजरें इनकी तरफ उठी थीं। रेड टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने, हमेशा की तरह सेम ड्रेसिंग किए हुए थे। वो दोनों हमेशा एक जैसे ही कपड़े पहनते थे, चाहे कोई फंक्शन हो या आम रूटीन। इमसाल साथ में हिजाब लेती थी। इर्द गिर्द से बेनियाज वो आंखों में शरारती चमक लिए इधर उधर निगाहें घुमाते क्लासरूम की तरफ जा रहे थे, या फिर शायद कोई शिकार ढूंढ रहे थे। यार आज लेक्चर लेने का मूड नहीं है, इमसान ने बेजारी से कहा। तुम्हारा कभी मूड होता भी है? चुप करके चलो, पहले इस सब्जेक्ट की असाइनमेंट में मेरे बहुत कम मार्क्स हैं। बादल की बात पर वो मुंह बनाकर रह गई। अलबत्ता दिल में पक्का इरादा कर चुकी थी क्लास ना लेने का। अब वो क्लास में बैठी बोरियत से स्टूडेंट्स का जायजा ले रही थी, जबकि बादल जोरों शोर से लेक्चर सुन रहा था और नोट भी कर रहा था। अचानक इसकी नज़र बादल के मोबाइल पर पड़ी, जो डेस्क के अंदर इसकी बुक पर रखा था। इसने चुपके से इसका सर उठाया, साइलेंट मोड से हटाकर रिंग ट्यून सेट की और वॉल्यूम फुल करके रख दिया। बादल जो लेक्चर में मगन था, इससे इसका ध्यान नहीं किया था। इसने अपना मोबाइल उठाया और बादल का नंबर मिलाया। सही जावे ना जुदाई सजना, तेरे बिना दिल नहीं लगना। व्हाट द हेल इज दिस? प्रोफेसर धाड़े थे। सर फोन, मेरा मतलब रिंग ट्यून, मतलब कॉल आ रही है, बादल ने बौखलाते हुए कहा। शट अप यू फूल, प्रोफेसर गरजे थे। सर वो ये मैंने नहीं किया, बादल मन बनाया था। जस्ट शट अप, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। बादल की क्लास से निकलने के बाद प्रोफेसर गुस्से से बड़बड़ाते हुए डाइस की तरफ बढ़े। सर, मिसाल ने कहा। हाँ जी, अब आपका क्या मसला है? प्रोफेसर इसे कड़े त्योरों से देख घुरा। सर वो मैं भी जाऊँ, वो बादल बाहर अकेला बोर हो रहा होगा ना? मिसाल ने मासूमियत से कहा तो सारी क्लास हंसने लगी। आउट इडियट, नॉनसेंस। प्रोफेसर का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच चुका था। वो क्लास से निकलकर सीधी कैंटीन में जहां पहुंची। मुझे पता था तुम यही मिलोगे। तुम्हें शर्म तो नहीं आई मेरी बेइज्जती करवाते हुए? बादल ने खिड़की से कहा। ए लो, इज्जत की बात कर कौन रहा है? और वैसे भी मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा मूड नहीं हो रहा क्लास लेने का, लेकिन तुम्हें ही न्यूटन की कब्र पर लात मारकर अपनी जहानत के झंडे गाड़ने का शौक हो रहा था। खैर अब मूड ठीक करो, खैर कुछ खाने को लेकर आओ। तानिया और हाशिर से नोट्स ले लेंगे, इमसाल ने कंधे उचकाते हुए कहा। तो वह दांत कुचकुचाकर रह गया। तानिया और आशिर दोनों कजन्स थे और इनके घर के पास रहते थे। एक ही क्लास और यूनी होने की वजह से इनके साथ थोड़ी बहुत दोस्ती थी। इन्होंने पहले स्कूल और फिर कॉलेज और यहाँ तक कि अब यूनी में भी कोई लड़की या लड़का दोस्त नहीं बनाया था। इनका कहना था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं निकलती। शायद इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि शहरयार ने हमेशा इनका दाखिला एक ही स्कूल कॉलेज में करवाया था। ओह यार, वो देख, अंस भाई की परेशानी का हल। हमदान के दोस्त वसी ने बर्गर खाते इमसाल और बादल की तरफ इशारा किया। हमदान ने इसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। क्या मतलब वसी, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं भाई को खड्डे से बचाने के लिए खाई में धक्का दे दूं? इस लड़की के साथ भाई ने एक ही दिन में पागल हो जाना है? अब एक गधे, मेरा मतलब है कि जिस रफ्तार से इनका शैतानी दिमाग निकल चलता है ना, इनके पास ज़रूर कोई हल होगा। तो बात करके तो देख, चल चलते हैं। वसी ने से घूरते हुए इसका हाथ पकड़कर उठाया। वो दोनों अभी कैंटीन में बैठे बर्गर खा रहे थे कि चार लड़के इनके टेबल पर आए। इनमें से दो इनके सीनियर थे और दो आउट ऑफ यूनी थे। क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? इनमें से एक ने शाइस्तगी से पूछा। नहीं, ये इतनी सारी टेबल्स खाली पड़ी हैं, आप लोग कहीं और जाके बैठ जाओ। बाजी ने लठमार अंदाज पर हमदान ने वसी को देखा। देखिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमदान दोबारा गोया हुआ तो इमसाल ने बाजिल की तरफ देखा। इसने इस बात में सर हिला दिया। ओके बैठे, ये मेरा भाई है। कुछ देर की खामोशी के बाद हमदान ने अंस की तरफ इशारा करते हुए कहा तो इमसाल ने इसका सर से पैर तक जायजा लिया, फिर सर हिला दिया। इसको यूं जायजा लेते देख अंस सटपट आ गया। अच्छा, मैं तो इसे तुम्हारी बहन समझ रही थी। थैंक्स कि तुमने बता दिया। इमसाल ने बला की संजीदगी से कहा। नहीं, मेरा मतलब है कि ये मेरा भाई है ना। हमदान ने गड़बड़ाया। इससे पहले वो मजीद कुछ बोलता, इमसाल ने इसकी बात उचक ली। लो भला, मुझे क्या पता कि ये तुम्हारा भाई है या नहीं? ये तो जाके तुम अपने अम्मा अब्बा से पूछो, या फिर सीधा सीधा डीएनए करवा लो। इंसान ने बर्गर का आखिरी टुकड़ा मुंह में रखते हुए कहा तो हमदान बेबसी से वसी को देख कर रह गया, जबकि अंस के दोस्त ने अपनी हंसी छुपाने के लिए बेख्तियार रुख मोड़ा था। प्लीज, वसी ने इल्तजा की थी। ओके, बाजी ने संजीदगी से पूछा।
ये अंस भाई हैं हमदान के बड़े भाई और ये इनके दोस्त बिलाल, और हम दोनों को तो आप लोग जानते ही होंगे, हम आपके सीनियर हैं। दरअसल इनके घर वाले जहाँ अंस भाई की शादी करवाना चाहते हैं ये वहाँ करना नहीं चाहते। लड़की इनके स्टेटस और जायदाद की वजह से इनके पीछे पड़ी है। इस लड़की इसकी माँ ने आंटी को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, इसलिए इनकी मामा इनकी कोई भी बात नहीं सुन रही हैं। इस बार बसी ने खुद ही तारुफ करवाने के बाद साथ बात भी बताई तो बाजी ने नासमझी से इसे देखा। तो ये कि आप लोगों के शैतानी दिमाग, मेरा मतलब है कि आप लोगों के दिमाग में कोई आइडिया हो तो आप इनकी कुछ हेल्प कर दें। वसी ने इमसाल के उबरू अचाने उचकाने पर बात बदली थी। लगता है आपके भाई ने आपको असल बात नहीं बताई। इमसाल हमदान की तरफ देखते इत्मीनान से कहा। क्या मतलब? हमदान हैरान हुआ। वह इनकी शक्ल पर साफ साफ लिखा है कि आपके भाई साहब किसी के इश्क में गर्दन तक डूब चुके हैं। लड़की मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती है, इनकी कोई क्लास फेलो या फिर इनके ऑफिस में काम करती है। लड़की के लो स्टेटस की वजह से ये घर में नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए इस शादी से बचने के लिए बहाने बना रहे हैं। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना अंस साहब? इमसाल ने अंस की आंखों में देखते हुए मुस्कुराई तो वो नजरें चुरा कर रह गया। इसके यूं नजर चुराने पर हमदान उछल पड़ा था। भाई मारे सदमे कि वो सिर्फ इतना ही कह सका था। खैर आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन हमारी फीस कौन देगा? हम फीस के बगैर कुछ नहीं करते। इमसाल अपने मतलब पर आई। बाजिल खामोशी से बैठा था। वैसे भी इन मामलात में इमसाल का दिमाग खूब चलता था। आप बताएं आपको क्या चाहिए? हमदान ने पूछा था। ज़्यादा कुछ नहीं, बस सर राशिद के पास हमारी असाइनमेंट अटकी हुई है, इसके नंबर लगवाने हैं। इंसान ने लापरवाही से कहा तो हमदान एक बार फिर उछला। सर राशिद के पास जाना मतलब खुद जाकर कुल्हाड़ी पर अपना पाँव मारना। पूरी यूनिट में हिटलर के नाम से मशहूर थे। वैसे सर राशिद ने असाइनमेंट रोकी क्यों थी? वसी ने पूछा। हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है, लेकिन यह बात सर को कौन समझाए? आखिर कौन? देखो भाई, उन्होंने हमें क्लास से निकाला था तो बदले में कुछ दिन पहले जब इनके गेस्ट आए हुए थे हमने इनके रूम के बाहर पटाखे रख दिए। किसी स्टूडेंट ने देख लिया था हमें, तो इस उल्लू के पट्टे ने जाके सर को बता दिया। सर ने अच्छा खासा बेइज्जत करने के बाद सजा के तौर पर असाइनमेंट रोक ली थी। कहते हैं कि अपने घर में किसी को लाओ, और वो कमबख्त गोलगप्पे वाला भी इस बार 5,000 में भाई बनने के लिए नहीं मान रहा। कहता है कि पिछली बार भी बहुत बेइज्जती हुई थी। 3 दिन तक ढंग से सो नहीं सका था मैं। तुम्हारे उस्तादों के लिए तुम लोगों की शान में पढ़े गए कसीदे कई दिन तक मेरे कानों में गूंजते रहे थे। इस बार 20,000 लूंगा। पता नहीं तुम लोगों के कौन कौन से कारनामों पर बातें सुनने को मिलेंगी। कई कम पैसों में इतनी ज़्यादा बेइज्जती नहीं करवाऊंगा। इंसान ने मुंह बसोरते हुए कहा तो वो चारों मुंह खोले इसकी गुलफशानियां सुन रहे थे। खैर ये बाजिल का नंबर है, हमारा काम हो जाए तो बता दीजिएगा। हम लोग इस लड़की से मिल लेंगे जिससे आपकी शादी हो रही है। आई एम श्योर इसके बाद वो मरना पसंद करेगी, लेकिन तुम्हारे भाई से शादी करते ही नहीं करेगी। बाजिल को आने का इशारा करती उठ गई। इनकी कैंटीन से निकलते ही बिलाल का फलक शवाफ कहकर बुलंद हुआ तो वो तीनों भी होश में आए। खैर कह तो ठीक ही रही थी। इससे मिलने के बाद नताशा वाकई मरना पसंद करेगी, लेकिन भाई से शादी नहीं करेगी। हमदान झुरझुरी लेकर सीधा हुआ। वो शायद अभी तक इसकी बातों के जेर असर था। इनके घर वाले कैसे बर्दाश्त करते होंगे? अंस के पूछने पर सब एक बार फिर हंस दिए। बाबा साहब मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं आगे एडमिशन लेना चाहती हूँ। सानिया ने लाउंज में बैठे आसम शाह से कहा। ठीक है, मैं दरियाब से कहूँगा वो साथ वाले गाँव के कॉलेज में दाखिला करवा देगा। लेकिन बाबा साहब मैं एमबीबीएस करना चाहती हूँ, इस कॉलेज में नहीं पढ़ाते, आप मुझे शहर वाली यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दें। सानिया ने सर झुकाते हुए कहा। कोई ज़रूरत नहीं है यूनिवर्सिटी जाने की, अगर पढ़ना है तो कॉलेज में ही पढ़ो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है घर में बैठो। लाउंज में दाखिल होते आदिल शाह सख्त लहजे में कहा तो वो लब काट कर रह गई। अब जाओ, मुझे बात करनी है बाबा साईं से। आदिल शाह ने इसको घूरा तो वो आंसू पीती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ी। बात हो गई चचा साईं से, शामीन ने कमरे में दाखिल होते कहा, लेकिन इसे रोता देखकर ठटक गई। क्या वह सानिया, रो क्यों रही हो? ताया साईं ने मना कर दिया क्या? शामीन ने बेख्तियार आगे बढ़ी। मुझे समझ नहीं आता आखिर मसला क्या है यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने में, हर बात में रोक टोक। इस हवेली के मर्दों की तो जो जी में आता है वो करते हैं, लेकिन हमें हर बात पर सख्ती। इनका बस चले तो सांस भी इनकी मर्जी से लें। पता नहीं वो कौन से भाई होते हैं जो अपनी बहनों को सपोर्ट करते हैं। सानिया ने रोते हुए कहा तो वो ठंडी सांस भरकर रह गई। मेरी जान, हम हवेली में रहने वाली लड़कियां हैं जिनकी कोई मर्जी नहीं होती। तुमने लाली फूफा की हालत नहीं देखी, और मुदाखलत करने पर चाचू का अंजाम भी देखा है। सामीन ने कहा। सुनो, वो नुक्कड़ वाले शेख साहब घर पे नहीं है। चौकीदार बता रहा था कि 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर गए हैं। फिर क्या ख्याल है? बाजिल इमसाल के हाथ से चिप्स का पैकेट छीना। ख्याल तो बहुत नेक है, तुम्हें नहीं पता कितने दिनों से नजर है मेरी इनके घर लगे अनार के दाने दाने पर हमारा नाम लिखा हुआ साफ नजर आता है मुझे। हवा चलती है तो लहरा लहरा कर अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। हाय ये इनका सुर्ख रंग, मोटे मोटे रस भरे दाने, वाल्ला क्या कहूँ। बस आज ही हमला करते हैं। इस दफा दरख्त पर तुम चढ़ोगे, नीचे फेंकते जाना, मैं इकट्ठे करती जाऊंगी। इंसान ने बाकायदा नक्शा खींचते हुए प्लान बनाया। ओके डन। बाजिल ने हाथ आगे किया तो इसने भी इसके हाथ पर हाथ रख दिया। कुछ ही देर बाद अनार का दरख्त किसी लुटे हुए मुसाफिर की मानद दिख रहा था, और वह दोनों पिछले लॉन में बैठे मजे से अनार खा रहे थे। साथ ही दोनों की जबान भी मुतवातिर चल रही थी।
जले बाजिल, आज तुम लोगों की शूटिंग क्लास है ना, जल्दी से चेंज करके आओ। वो दोनों लाउंज में बैठे टीवी पर बॉक्सिंग मैच देख रहे थे जब शहरयार ने रिमोट उठाकर चैनल चेंज करते हुए कहा, जी भाई। बाजिल और इमसाल ने अपने से 10 साल बड़े भाई को देखते हुए कहा, फर्माबरदारी से जवाब दिया। वैसे तो वो दोनों ऐसी फर्माबरदारी का मुजाहरा बहुत कम ही करते थे, लेकिन इसमें कुछ भी उल्टी सीधी हाँकने का मतलब अपनी शामत बुलवाना, क्योंकि कुछ ही देर बाद इनकी प्रैक्टिस थी और पूरे 2 घंटे के लिए वो शहरयार के अंडर थे। इन दोनों को सेल्फ डिफेंस तो वो 10 साल की उम्र से ही सिखा रहा था। वैसे तो खुद एक बिजनेसमैन था, लेकिन चूंकि वो अपने कॉलेज टीम में सेल्फ डिफेंस की तरबियत ले चुका था, इसके अलावा अपने कॉलेज में कराटे चैंपियन था, इसलिए इन दोनों की तरबियत वो खुद ही देता था। मार्शल आर्ट के अलावा बाइक और हर किस्म की गाड़ी ड्राइव कर लेते थे। 18 वर्ष की उम्र में ही अच्छे खासे माहिर हो चुके थे। ये हुनर थे तो दोनों की सेफ्टी के लिए, लेकिन उनकी माँ के लिए ये किसी अजाब से कम नहीं था, क्योंकि दोनों आए रोज उल्टी सीधी हरकतें करके खुद को इधर उधर हो जाते थे, लेकिन पीछे हम साए शिकायतें लेकर इनके घर पहुंच जाते जिनको सारिया बेगम ने निपटाना होता था। परफेक्ट। इमसाल का निशाना देखते हुए शरिया ने कहा तो वो बेख्तियार खिलखिलाई। बस पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बाई चांस ही लगा होगा। बाजिल ने मुंह बिगाड़ा। जेलस पीपल। इमसाल ने इसको चढ़ाया। कितनी बार कहा है कि इसी सब में ना घसीटा करे, लड़की है लड़की बनकर रहे। कोई एक काम भी है इसका लड़कियों वाला? कल को इसने अगले घर भी जाना है, घर कुछ घरदारी पे तवज्जो दे, किचन का काम सीखे, पर मेरी कोई सुने भी तो ना। जो उसका ट्रे लेकर बेसमेंट में दाखिल होती सारिया शाह ने जब इमसाल के हाथ में पिस्टल देखी तो सुलग के रह गई। ओहो माँ छोड़े ना, आज का ये सब कौन सोचता है, ये कोई फजूल चीज़ नहीं है, ये सब इसकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। कल को अगर हम इसके साथ नहीं होते तो इसे कम से कम इतना तो मजबूत होना चाहिए कि वो किसी भी किस्म के हालात को फेस कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन हर किस्म के हालात से अच्छे से निमट सकती है। जब ये मेरे साथ चलती है ना तो मुझे कितना फ़ख्र महसूस होता है, मैं आपको बता नहीं सकता। माँ के कंधे पे हाथ रखते हुए बाजिल ने कहा। बहन के लिए फ़ख्र और मान उसके चेहरे और बातों से साफ झलक रहा था। इस वक्त वो कहीं से भी लाउबाली और शरारती बाजिल नहीं लग रहा था। शहरयार बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अब इमसाल सारिया बेगम को अपने निशाने के बारे में बता रही थी और साथ ही बाजिल को भी चिढ़ा रही थी। भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है, सानिया ने आदिल के रूम में दाखिल होते हुए कहा। सानिया कितनी बार कहा है दस्तक दे के आया करो, तमीज़ भूलती जा रही हो तुम। आदिल शाह नागवारी से झिड़का। वो मैं जो अपनी सारी हिम्मत जमा करके आई थी, इस वक्त इसको अपनी हिम्मत टूटती महसूस हुई। वो यकटक अपने भाई को देखने लगी, जो शक्ल से जितना खूबरू था मजाज का इतना ही सख्त था। हाँ बोलो, अब खड़ी मेरा मुंह क्या देखती रहोगी क्या? आदिल के सर लहजे से होश में आई थी। वो भाई मुझे एडमिशन की बात करनी है, इस बारे में बात हो चुकी है, मज़ीद कोई बात नहीं होगी। पर भाई बस बहुत हो गया, इस बार की गई एक बार की गई बात हमें तुम्हें समझ में नहीं आती। अगर पढ़ना है तो कॉलेज में ही पढ़ो, वरना नहीं। आदिल का बात खत्म करते हुए बाहर की तरफ बढ़ा। सानिया ने आंखों में आई नमी साफ की। ठीक है भाई, आप मेरा एडमिशन कॉलेज में ही करवा दें। ठीक है, मैं दराब से कह दूंगा, वो करवा देगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर मुझे तुम्हारी कोई शिकायत मिली या कुछ भी उल्टा सीधा सुनने को मिला तो तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा, समझी? आदिल ने उंगली उठाकर सख्ती वार्निंग करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। क्या था भाई जो आप थोड़ा सा भरोसा करके मुझे यूनी की जाने देते? सोचते हुए वो बेख्तियार रो दी। तुम रेडी हो? बाजिल इमसाल के रूम में दाखिल हुआ। हाँ बस 1 मिनट। इमसाल ने बाजिल को देखा जो ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ही जीन्स पहने रेडी खड़ा था। इसने भी बाजिल की जैसी ड्रेसिंग कर रखी थी। ओके आई एम रेडी। इंसान ने अपना निकाब लगाया और एक निकाब बाजुल को पकड़ाया। दोनों ने अपनी अपनी पिस्टल कमर की बैक साइड पर अरसी टी शर्ट्स को सेट किया और बाहर की तरफ बढ़े। पिछली दीवार फलांगते हुए बाहर कूद गए। इस बात से बेखबर खिड़की में खड़े रासिम साहब इन्हें देख चुके थे। ठीक 2 घंटे बाद वो इसी रास्ते से अंदर दाखिल हुए। मोहतात अंदाज में आगे पीछे देख कर चलते हुए वो सीढ़ियों नीचे तो पहुंचे तो वहां पर रासिम साहब को देखकर ठटक कर रुक गए। स्टडी में आओ, स्पॉट अंदाज में कहते वो आगे बढ़ गए। इनके पीछे पीछे वो स्टडी में दाखिल हुए तो रासिम साहब सोफे पर टेक लगाकर टांग पर टांग चढ़ाए बैठे थे। दोनों इनके सामने जाकर खड़े हो गए। इतनी रात को कहाँ गए थे तुम और क्या कह रहे करके आ रहे हो? इन दोनों को खुशमगीन नजरों से घूरते हुए रासिम साहब ने पूछा। वो बाबा, इमसाल ने गला खंखारते हुए बात शुरू करना चाही थी, लेकिन रासिम साहब ने हाथ उठाकर रोक दिया। इससे पहले कि तुम बात शुरू करो, मैं एक बात साफ साफ बताना चाहूँगा कि मुझे सिर्फ सच सुनना है, रासिम साहब ने रोबदार लहजे में कहा। तो इमसाल ने बाजिल को सब सच बताने का इशारा किया। छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था, वो कौन सा कुछ गलत करके आए थे? वो बाबा जी, आज यूनी में एक लड़की रो रही थी। जब हमने पूछा तो कहने लगी कि यूनी आते हुए रास्ते में 3 लड़कों का एक ग्रुप खड़ा होता है जो आती जाती लड़कियों से बदतमीजी करता है। लड़के चूंकि पैसे वाले हैं तो पुलिस कंप्लेन का भी फ़ायदा नहीं, उल्टा पुलिस वालों ने इन लोगों को जलील करके थाने से निकाल दिया। सो इनकी वजह से लोग अपनी लड़कियों को का स्कूल कॉलेज छुड़वा रही हैं। कह रही थी कि एक दिन मेरी यूनी भी छूट जाएगी। हमने बातों बातों में इनकी तफसील पूछ ली थी, सो अभी हम इन्हीं की तबीयत साफ करके आ रहे हैं। बाजिल ने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा, जैसे डिनर करके आ रहे हों।
किस हाल में और कहाँ छोड़ा है इन्हें? इनको कुछ देर तक घूरने के बाद रसन साहब ने नरमी से कहा तो दोनों की रुकी हुई सांसें बहाल हुई। कुछ ज़्यादा नहीं, बस 15-20 दिन तक हॉस्पिटल में रहेंगे और 1-2 महीने घर में बिस्तर पर गुजार ही देंगे। आते हुए पब्लिक बोर्ड से एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया था। इमसाल का अंदाज़ ऐसा था जैसे मौसम का हाल सुना रही हो। अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया तो जानते हो ना क्या होगा, ख़ासतौर पर ज़ले के हक़ में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखा करो। रासिम साहब ने कहा और उठ खड़े हुए तो दोनों भी इनके पीछे चल दिए। आई एम प्राउड ऑफ यू। दरवाजे तक जाकर वो पलटे और इन दोनों को गले लगाया। अब सो जाओ, गुड नाइट कहते हुए वो बाहर निकल गए। जी नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि कल रात को अंदरूनी शहर 3 लड़कों को किसी ने बेदर्दी से पीटा है। लड़कों की हालत काफ़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। मज़ीद तफ़सील के मुताबिक इन तीनों को 2 लोगों ने मारा है, लेकिन इनकी हालत देखकर लगता है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर मारा हो। आइए हम ज़ख्मियों से बातों की वजह जानने की कोशिश करते हैं, जिनको कुछ कहना चाहेंगे। जी, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत दर्द हो रहा है, जोर-जोर दुख रहा है, ना बैठा जा रहा है और ना लेट सकते हैं, इनमें से एक ने कराहते हुए कहा। क्या आप इन लोगों को जानते हैं? कौन लोग थे और इनका मकसद क्या था? हाय नहीं, हम नहीं जानते। 2 लोग नकाब लगाए हुए थे। रात को हम घर जा रहे थे, हाय, कि अचानक से सामने आए और रोक कर मारना शुरू कर दिया। दूसरे ने हाय हाय करते बात मुकम्मल की थी। सारिया बेगम के बदलते तासुरात देखकर आसिम साहब ने चैनल चेंज कर दिया। इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? अल्लाह गारत करे इन लोगों को जिन्होंने बेचारे बच्चों की ये हालत की है। सारिया बेगम की बात सुनते ही जूस पीती इमसाल को उछू लगा था, जबकि रासिम साहब ने मुस्कुराते हुए अपना सर झुकाया था। आराम से गुड़िया, क्या हो गया है? लैपटॉप पे काम करता शहरयार बेख्तियार उठकर इसके पास आया। क्या हो गया है मामा? ऐसे तो ना कहें, क्या पता इन लोगों ने क्या किया है जो किसी ने इस तरह मारा है। क्या मतलब? ऐसे ना कहूँ, कितने जालिम लोग थे, कितनी बेदर्दी से पीटा है। खुदा का कहर नाजिल हो ऐसे लोगों पर। सारिया बेगम की बात पर इमसाल चीख पड़ी। मामा, क्या हो गया है आपको? ना जान ना पहचान और आप इनकी हमदर्दी में अपनी औलाद को बद्दुआएं दे रही हैं। बेख्तियार इसके मुंह से निकला था। रासिम साहब अपना कहका छुपाने के लिए जल्दी से अखबार उठा के अपने चेहरे के आगे किया था। मैं कब बद्दुआएं दे रही हूँ? तो मैं तो इन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने ये सब किया है। पता नहीं क्या ओल फोल बकती रहती है ये लड़की। सारिया बेगम बड़बड़ाती हुई किचन में चली गई, जबकि इमसाल की हालत देखकर अचानक शहरयार चौंका। जले कहीं तुम लोगों ने तो नहीं? शहरयार के खदशे जाहिर करने पर इमसाल ने हौले से सर हिलाया। क्यों? इसके पूछने पर वो इसे सब बताती चली गई, जिसे सुनकर शहरयार के चेहरे पर फखर से चमक उठ आई थी। वेल डन मेरा बच्चा, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छे से सबक सिखा कर आना था ताकि दोबारा ऐसी हरकत ना कर सकें। शहरयार ने इसे गाल चूमते हुए कहा तो वो इसे कान में घुसी। भाई आपको पता है रात को हम पकड़े गए थे, बाबा ने देख लिया था जाते हुए और वापसी पर हमसे तफ्तीश भी की थी। और आपको पता है रात जब हम फंसे थे ना, मैंने आपको बहुत मिस किया। दिल में आप बहुत आवाज़ें भी दी, लेकिन आप आए ही नहीं। ओ मेरा सोना शहज़ादा, मुझे क्या पता कि तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो। आइंदा बता के जाना, ठीक है? शहरयार ने इसे बाल कानों के पीछे किए। इन दोनों को यूं राज और नियाज करते देखकर किचन से निकलती सारिया बेगम नफ़ी में सर हिलाकर रह गई, जबकि राशिद साहब मुस्कुराते हुए भाई बहन की मोहब्बत देख रहे थे।